नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, तो उसी में हमारी आज थर्ड क्लास है और उसमें हम बात कर लेते हैं। देखो, उसी का कंटिन्यू जो आगे का पोर्शन है उसमें आज की क्लास में हम उसके बारे में बात करें। देखो दोस्तों, ये क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ईएमआरएस जितनी भी वैकेंसीज़ हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो बायोलॉजी की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनको देखना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं युग्मक संलयन, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स तो पिछली क्लासेस में हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, युग्मक संलयन के बारे में। पराग नलिका से भ्रूण को पराग नलिका में भ्रूण बन गए थे, केंद्रक वगैरह जो भी नर केंद्रक दो बन गए थे और चीज़ें हो गई थी। तो पराग नलिका के भ्रूणकोश में आने से पहले, पराग नलिका के भ्रूणकोश में आने से पहले, भ्रूणकोश यानी कि एंडोस्पर्म में आने से पहले, अर्थात निषेचन के कुछ समय पूर्व, यानी कि निषेचन से थोड़ा सा पहले, दो ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई संलयित होकर के एक द्विगुणित 2n केंद्रक बनाते हैं। देखो क्या होता है कि दो जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये निषेचन के थोड़ा देर पहले ही होता है कि जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो संलयित हो जाते हैं आपस में और एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। द्विगुणित यानी कि 2n जो केंद्रक है वो बना लेते हैं और जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर द्वितीयक केंद्रक, जो कि डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, मध्य में होता है ना एंडोस्पर्म के, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉयड होता है। इसके बाद बात करें तो दो नर युग्मक में से जो दो नर युग्मक प्रेजेंट होते हैं उसमें से एक नर युग्मक तो क्या होता है, जो अंड कोशिका होती है, एक्सेल होती है, उसके साथ संयोग कर लेता है और ये संयोजित होकर के युग्मनज का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, युग्मनज का या जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कोशिका होती है, ठीक है, जाइगोट। दूसरा जो नर युग्मक होता है, एक तो हो गया एग अंड कोशिका के साथ, दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक जो अभी अभी बनाए हैं, द्वितीय केंद्रक जो मध्य में बनाए हैं, द्विगुणित है वो, और एक नर युग्मक। ठीक है, तो ये संयोजित कर लेता है, संयोजित या ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है ये, और पीईएन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पीईएन क्या है, पीईएन है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। त्रिगुणित होता है ये, पहली बात तो द्विगुणित तो ये था और एक नर युग्मक, त्रिगुणित हो गया। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में एक ही समय में दो बार निषेचन होता है। इस प्रकार से एक नर युग्मक दूसरा, तो दो बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसकी खोज किसने की है, द्विनिषेचन की जो खोज की है वो की है नवाश्चिन ने। किसने की है, नवाश्चिन ने खोज की है। द्विनिषेचन की क्रिया में 5 केंद्रक तथा 3 युग्मक भाग लेते हैं। जो द्विनिषेचन की जो क्रिया है उसमें 5 केंद्रक होते हैं। देखो, दो केंद्रक तो इसके हो गए, द्वितीय केंद्रक जो बना सेकेंडरी न्यूक्लियस, और दो नर युग्मक के, ठीक है, और एक अंडकोश का, 5 तो केंद्रक हो गए और 3 युग्मक भाग लेते हैं, 3 युग्मक हो गए। ठीक है, 3 युग्मक भाग लेते हैं। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन से निर्मित जो होते हैं वो क्या होता है, एक तो होता है डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, जो आगे चल करके किस में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन से निर्मित तो क्या हो गया है, एक तो हो गया है डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो या भ्रूण में फॉर्मेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बन गई है पीईएन, यानी कि त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जो ट्रिप्लॉइड है, जो आगे चल करके भ्रूणपोष बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा, जो वृद्धिशील जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करेगा। जो वृद्धिशील जो भ्रूण है उसको क्या करेगा, ये पोषण प्रदान करेगा, ये भ्रूणपोष बना लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निषेचन के बाद में। निषेचन के बाद में पीईएन और द्विगुणित युग्मनज के अतिरिक्त सभी जो कोशिकाएं होती हैं, देखो, एक तो होता है पीएन और द्विगुणित जो युग्मनज। पीएन तो भोजन प्रोवाइड करवा देगा ना, वृद्धिशील जो भ्रूण है उसको पोषण देगा ये पीएन, और
द्विगुणित युग्मनस पीएन या फिर द्विगुणित युग्मनस के युग्मनस जो बना है हमारा वो भ्रूण बनाएगा। तो इसके अतिरिक्त जितनी भी सेल्स होती हैं जैसे एंटीपोडल्स है, सहायक यानी सिनर्जिड जो सेल्स हैं, युग्मनज को पोषण प्रदान करके ये नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज को पोषण देंगी और ये क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। नोट क्या है, देखो अचल नर युग्मकों का स्थानांतरण, अचल जो नर युग्मकों का स्थानांतरण मादा युग्मक में, जो नर युग्मक थे वो कैसे थे, हमने पहले भी बात की है, अचल थे। तो अचल नर युग्मकों का जो स्थानांतरण है वो मादा युग्मक तक पराग नलिका के द्वारा किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिफोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, बीजांड के प्रकार। देखो बीजांड के प्रकारों में देखते हैं तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, तो विभिन्न भागों की स्थिति के आधार पर, विभिन्न भागों की स्थिति के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो 6 प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, बीजांड के प्रकार, तो पहला होता है ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड इसको बोलते हैं। ये इस तरह का होता है, देखो ये इस तरह का होता है, मतलब सीधा वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड, सीधा होता है ये बिल्कुल। इस बीजांड जो होता है वो उसमें सीधा होता है। हाइलम, निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा पर होते हैं। जो हाइलम होता है, हाइलम ये वाला जो भाग है, निभाग ठीक है, और बीजांड द्वार माइक्रोपाइल एरिया और इसके पीछे वाला जो भाग है वो निभाग है। तो हाइलम, निभाग और बीजांड द्वार एक ही सीधी रेखा में होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म में होता है। तो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। अब बात कर लेते हैं हेमी एनाट्रोपस जो बीजांड होता है, कौन सा बीजांड, हेमी एनाट्रोपस जो बीजांड होता है, अर्ध प्रतीप जो होता है वो इस प्रकार का होता है। इस पर क्या होता है, जैसे ये तो हो गया हाइलम, ठीक है, ये वाला भाग हाइलम हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया जहाँ से ये अध्यावरण वगैरह नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा अध्यावरण है तो इसको बोलेंगे, इसके पीछे वाला जो भाग है इसको बोलेंगे ये अध्यावरणीय भाग है, और ये जो है पार्ट, इसको पीछे वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे चले जा, ठीक है, कुछ भी बोल दो। तो ये है एनाट्रोपस प्रतीप बीजांड का जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है। देखो 90 डिग्री घूम गया ना, ये 90 डिग्री पे, मतलब ये तो सीधा था और ये फिर ये ऐसे करके 90 डिग्री घूम गया। तो ये रेननकुलेसी हेमी एनाट्रोपस जो बीजांड पाया जाता है वो रेननकुलेसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, रेननकुलेसी में पाया जाता है। ठीक है, शरीर बीजांड वृंत पर 90 डिग्री घूमकर क्षैतिज स्थिति में आ जाए। देखो शरीर जो है वो बीजांड वृंत इसको बोलते हैं फनिकुलर, तो बीजांड वृंत पर 90 डिग्री घूम करके क्षैतिज स्थिति में आ जाए तो उसको बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस। बीजांड द्वार वे चले जा सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल और चलेजा जो होते हैं वो उसमें सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार वे चलेजा सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनाट्रोपस के बारे में। देखो सॉरी आप लोगों को क्या है कि ये डायग्राम था ना, ये एनाट्रोपस का डायग्राम ये था, लेकिन हेमी एनाट्रोपस का डायग्राम 90 डिग्री ये घूम जाता है, ये तो 180 डिग्री घूम रहा है सीधा, और यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री घूम जाता है। जैसे ये तो सीधा था और सीधा होकर के इधर घूम रहा है, ये 90 डिग्री घूम रहा है ना, 90 डिग्री ऐसे माइक्रोपाइल और चले जाता। तो ये वाला डायग्राम है इसका हेमी एनाट्रोपस, हेमी यानी कि मिड वाला, यानी कि 90 डिग्री पे घूम रहा है, ये रेननकुलेसी में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एनाट्रोपस के बारे में। तो जो एनाट्रोपस बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप है ये, और ये है प्रतीप मतलब पूरा तरह से अपोजिट, मतलब 180 डिग्री पे घूम जाना, प्रतीपन होता है ना केमिस्ट्री में, वैसे ही एनाट्रोपस प्रतीप बीजांड बोलते हैं। इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, उल्टा बीजांड होता है, ये उल्टा ओव्यूल होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। शरीर 180 डिग्री पर घूम जाता है, यानी कि पहले ऐसा था अब सीधा ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा ये पूरा 180 डिग्री पर, उल्टा हो जाएगा। बीजांड द्वार तथा हाइलम पास में होते हैं, जैसे कि ये जो अभी डायग्राम दिखाया था, बीजांड द्वार और हाइलम जो होते हैं, हाइलम और बीजांड द्वार, ये माइक्रोपाइल हो गया बीजांड द्वार और ये हो गया हाइलम। तो ये हाइलम और बीजांड द्वार आपस में पास में होंगे इस कंडीशन में एनाट्रोपस में।
प्रारंभिक बीजांड होता है ये सोलेनेसी मालवेसी कंपोजिटी, ज़्यादातर एनोट्रोपस ही पाया जाता है सोलेनेसी मालवेसी कंपोजिटी में, ठीक है। एनोट्रोपस कंडीशन पाई जाती है, बीजांड पाया जाता है। एम्फीट्रोपस क्या होता है, डबल कर्व जो ओव्यूल होता है, डबल कर्व होता है ये, ठीक है। एम्फीट्रोपस बीजांड का, इसमें क्या होता है कि बीजांड काय न्यूसिलस, बीजांड काय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूसिलस, न्यूसिलस में वक्रण के कारण इसमें क्या होता है, वक्रण हो जाता है न्यूसिलस में, वक्रण, ये इसको बोलते हैं हम न्यूसिलस, जो ये बीच वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। इसमें क्या होता है, ये वक्रण हो जाता है, वक्रण के कारण भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है, ये घोड़े की नाल की आकृति का, ये सीधा नहीं है, जबकि इसमें क्या है, वक्राकार हो जाता है, घोड़े की नाल की आकृति का हो जाता है। अनुप्रस्थ बीजांड होता है इसमें, बाकी संरचनाएं सेम ही रहती हैं, बस ये बीजांड होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, बीजांड काय जो होता है, ये क्या है, मुड़ करके घोड़े की नाल जैसा बना लेता है। अब बात कर लेते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की। तो सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित ओव्यूल होता है, इसमें बहुत 2 बार घूम जाता है, मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री 360 पे घूम जाता है। बीजांड का शरीर एक बार उल्टा होता है और पुनः घूम करके फिर से सीधा हो जाता है। देखो इसका डायग्राम मेरे से बना नहीं, ऐसे उल्टा घूम जाता है पहले तो, फिर एकदम से सीधा घूम जाता है, ऐसे 2 बार कुंडलित होता है। तो कुंडलन जो होता है ना, कुंडलित बोलते हैं इसको सर्सिनोट्रोपस, 360 घूम जाता है, कुंडलित बीजांड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम देखो हमारा निषेचन हो गया, निषेचन के आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, तो जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, परागण के पश्चात जो देखो ये पॉलिनेशन के बाद में क्या हुआ था कि हमारा जो था क्या, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, परागण के पश्चात जो डेवलपमेंट हुआ था, परागण के बाद नर युग्मकों का विकास हुआ था, जायांज के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर होता है, स्टिग्मा पर हमने किया था। उसके बाद जमपोर से परागनलिका का विकास होता है, जिसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 कोशिकाएं होती हैं। एंजियोस्पर्म का जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें 3 कोशिकाएं होती है, एक नलिका और एक गाय कोशिका होती हैं, ठीक है। और जो मादा जननांग जिसको जाइनोशियम बोलते हैं, वो इकाई, उसकी इकाई अंडप या कार्पेल होती है। बीजाणुपर्ण मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अंडप मेगास्पोरोफिल के 3 भाग होते हैं, वर्तिका और अंडाशय, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। और बीजांड या वज्जाणुधानी या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल किस प्रकार का होता है, तो इंटेग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम। देखो बीजांड एक पतले व्रंत द्वारा बीजांड काय से जुड़ा होता है, पतले बीजांड काय, देखो इसकी संरचना देख लो आप लोग। बीजांड काय जो होता है गुरु बीजाणुधानी में, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी यानी कि ओव्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर देख लो बीजांड का, ये तो होता है फनिकुलस। बीजांड की संरचना में ये दो जो भाग होता है फनिकुलस, जिसको बीजांड व्रंत बोलते हैं, और एक स्थान जहाँ फनिकुलस बीजांड से जुड़ा रहता है उसको हाइलम बोलते हैं। फनिकुलस जहाँ से बीजांड जुड़ा होता है, ये जो भाग होता है ना, ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतक कोशिका का बना हुआ होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बीजांड का जो भाग होता है वो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं या बीजांड काय बोलते हैं। और फनिकुलस बीजांड व्रंत में संवयन ऊतक प्रेजेंट होता है, यानी कि बीजांड व्रंत जो होता है, फनिकुलस जो होता है उसमें संवयन ऊतक प्रेजेंट होता है, और जो कि प्लेसेंटा से भोजन पदार्थ बीजांड को ये पहुंचाता है, प्लेसेंटा से ये पहुंचाता है भोजन पानी। तो स्थान जहाँ से बीजांड व्रंत फनिकुलस तथा अध्यावरण विकसित होते हैं उसे बोलते हैं चैलेजा। अध्यावरण जो हैं ये विकसित होते हैं, इसको बोलते हैं हम चैलेजा। चैलेजा का विपरीत सिरा जहाँ अध्यावरण नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, छोटा छिद्र बच जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार बोलते हैं इस वाले जो छिद्र को, ठीक है। तो यह हमने पहले भी बात कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो एपोमिक्सिस, कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस होता क्या है, देखो जनन, ऐसा जनन होता है जिसमें लैंगिक अंगों द्वारा बिना युग्मकों के संलयन से बीजोत्पादन होता है। बीज का उत्पादन करना है, इससे बीजोत्पादन होता है। देखो बीजोत्पादन कैसे होता है,
जनन जिसमें लैंगिक अंगों के द्वारा, लैंगिक अंगों का तो योगदान हो रहा है, यानी कि लैंगिक अंगों से ही बीजोत्पादन हो रहा है, लेकिन बिना युग्मकों के संलयन के, तो इसको बोलते हैं हम क्या, एपोमिक्सिस बोलेंगे या असंचरण बोलेंगे। इसकी खोज लियोनहॉग ने नींबू के बीजों में की है। किसके बीजों में? नींबू के बीजों में इसकी खोज की है। ओब्लिगेट एपोमिक्सिस या अविकल्पी असंचरण बोलते हैं इसको। मुख्यतः ये 3 प्रकार से होता है। जो असंचरण या एपोमिक्सिस होता है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पुनरावर्त या रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस गुरव बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी में बिना अर्धसूत्री या बिना बीजाणु बने, देखो गुरव बीजाणु जो मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमने पढ़ी थी ओव्यूल के अंतर्गत, तो एमएमसी जो बन रही थी उससे बिना अर्धसूत्री विभाजन के, कोई भी अर्धसूत्री विभाजन वगैरह कुछ नहीं होता, बिना बीजाणु बने, स्पोर्स भी नहीं बनते हैं, तो फिर उससे भ्रूणकोश का अगर परिवर्तन हो जाता है, सीधे ही भ्रूणकोश का परिवर्तन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस या पुनरावर्त। अब बात कर लें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एक सामान्य अंडकोशिका से बिना निषेचन के प्रत्यक्ष भ्रूण बनना, एक सामान्य अंडकोशिका से बिना निषेचन के प्रत्यक्ष भ्रूण बनना। एक कोई भी सामान्य अंडकोशिका से, कोई भी जो सामान्य कोशिका है उससे बिना निषेचन के ही हो रहा है सब कुछ, ना कोई अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना फिर निषेचन हो रहा है, क्योंकि इसमें बिना युग्मकों के, युग्मक संलयन को ही तो हम क्या बोलेंगे, निषेचन, तो उसमें बिना युग्मक संलयन नहीं होता है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि अंडकोशिका की कोई भी कोशिका वो सीधा भ्रूण बना लेगी, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता किसको बोलते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। नींबू और नागफनी में ये पाई जाती है अपस्थानिक भ्रूणता। अध्यावरण और बीजांडकाई की एक कोशिका को समूह भ्रूण विकल्प, अध्यावरण या बीजांडकाई की, न्यूक्लियस की या फिर जो चैलेचा वाला भाग है उसकी जो कोई भी कोशिका है, अध्यावरण की, इंटेग्यूमेंट की कोई भी कोशिका या फिर कोशिकाओं का समूह एक भ्रूण का विकसित कर लेता है, उसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुभ्रूणता के बारे में। किसके बारे में? बहुभ्रूणता के बारे में। तो बहुभ्रूणता क्या होती है? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी हम किसको बोलेंगे? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। एक भ्रूण में बहुत सारे, पॉली यानी कि मैनी और एम्ब्रियोनी यानी कि एम्ब्रियो, तो मैनी एम्ब्रियो होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है, जिसे प्याज, मूंगफली, आम, नींबू इन सब में पाई जाती है। मिश्रित बहुभ्रूणता, देखो इसमें सभी जो एग सेल होती है, अंडकोशिका, सिनर्जिड कोशिका, एंटीपोडल सेल्स के निषेचन से भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें जितनी भी सेल्स बनती हैं जो वो सभी एक्सेल, सिनर्जिड, एंटीपोडल्स, वो सभी भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो मिश्रित हो जाता है, ये मिश्रित बहुभ्रूणता बोलते हैं इसको। विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है? कभी युग्मनज में विदलन के बाद, युग्मनज जो होता है जाइगोट, उसमें क्लीवेज होगा, विदलन के बाद उत्तरी कोशिका यानी कि जो उत्तरी उस तरफ की जो कोशिका अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लेती है, उत्तरी जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो उसको बोलते हैं विदलन बहुभ्रूणता। युग्मनज में विदलन के बाद जो उत्तरी कोशिका होती है वो अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर लेती है, इसको बोलते हैं क्या? विदलन बहुभ्रूणता। अब बात कर लेते हैं आवृतबीजी बीज की। देखो आवृतबीजी जो बीज होता है उसमें एक तो होता है भ्रूणपोषी, दूसरा होता है भ्रूणपोषी, नॉन एंडोस्पर्मिंग सीड और एंडोस्पर्मिंग सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिंग जो सीड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? नॉन एंडोस्पर्मिंग सामान्यतः तो डाइकोट्स में मिलते हैं। सामान्यतः किस में मिलते हैं? सामान्यतः मिलते हैं डाइकोट्स में, ठीक है। एक्सेप्शन देखते हैं अरंड और सूरजमुखी, ऑर्किड, अरंड और सूरजमुखी। ऑर्किड, अरंड और सूरजमुखी इसकी क्या है? एक्सेप्शन है। वैसे ये डाइकोट्स में मिलते हैं। एंडोस्पर्मिक जो मिलते हैं वो मिलते हैं मोनोकोट्स में। एंडोस्पर्मिक जो मिलते हैं वो मिलते हैं किस में? मोनोकोट्स। तो मोनोकोट्स में एंडोस्पर्मिक मिलते हैं और ठीक है, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके।